एवरीवन, आज है 22 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए 17 खिलाड़ियों को चुना गया है। इन सभी 17 खिलाड़ियों के नाम और इनका स्टेट साथ ही ये किस खेल से संबंधित है ये हमने देखा। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2025 के विजेता है आई अरुमैनागियम। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच रेगुलर कैटेगरी में चुना गया है छोटेलाल यादव, नेहा नंद कुमार और परवीर सिंह को, जबकि लाइफ टाइम कैटेगरी में धर्मेंद्र सिंह यादव और वीरेंद्र कुमार विजेता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 ये मिला है आर्मी पैरालंपिक नोट पुणे को। एशियाई जूनियर ब्लिट्ज सदरन चैंपियनशिप में ओपन कैटेगरी का जो चैंपियन रहे हैं ये रहे विघ्नेश अद्वैत वेमुला, इन्होंने गोल्ड जीता। यही महिलाओं की कैटेगरी में विजेता है सरन्या देवी। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को मनाया गया और सद्भावना दिवस भी 20 अगस्त को मनाया गया। अजय ए कुमार इराक में भारतीय राजदूत बने हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति दुनिया के सबसे युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इनका नाम लक्ष्मण मेयप्पन है। मद्रास हाईकोर्ट ने तामिरबरानी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया, ये तमिलनाडु से संबंधित है। और पाकिस्तान ने भारतीय मूल के जो 2 चिकित्सक हैं, डॉक्टर जल रतन जी पटेल और डॉक्टर जल थाइबो कुको को मरणोपरांत अपना हाईएस्ट सिविल ऑनर निशान इम्तियाज देने की घोषणा करी है। हाल ही में लॉन्च की गई किताब जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक, जो कि लिखी गई है आचार्य यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा। तो ये सभी क्वेश्चन हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है भारतीय मूल के किस खगोल शास्त्री ने एक अद्वितीय खगोलीय पिंड ब्लैक होल स्टार की खोज करी है? तो आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर रोहन नायडू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हैदराबाद के हैं डॉक्टर रोहन नायडू और उनकी टीम ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से शुरुआती ब्रह्मांड में एक अनोखे ब्लैक होल स्टार की खोज करी है। इन्होंने इस ब्लैक होल स्टार को मोम BH1 नाम दिया है, MOM BH1 नाम दिया है, जो पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। पूछा जाए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है। और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये नासा से रिलेटेड है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये सामान्य तारे की तरह नहीं चमकता है। यह ब्लैक होल स्टार सौर मंडल के आकार का है और गैस के बादलों से घिरा हुआ है। सवाल ये बनता है ब्लैक होल स्टार कैसे चमकता है? तो देखिए, आम तारे अपने अंदर होने वाली एक प्रक्रिया की वजह से चमकते हैं जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसे आप हिंदी में नाभिकीय संलयन भी कह सकते हैं। तो हमारे सूर्य में भी हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया होती है, इससे एनर्जी जनरेट होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके बीच में एक ब्लैक होल है और उसके चारों तरफ गैस है, काफी गैस मौजूद है। इस दौरान गैस जो है ये बहुत गर्म हो जाती है और तेज रोशनी है जो कि छोड़ती है, और इसी की वजह से यह चीज दूर से भी किसी चमकते तारे जैसे दिखाई पड़ती है। सवाल नंबर दूसरा है, संसद के मॉनसून सत्र 2026 में दोनों सदनों में कितने विधेयक पारित हुए? लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलाकर के पूछा जा रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा 12। आप ये मान के चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि इस मॉनसून सत्र में कितने विधेयक पारित हुए? नहीं, ये जो 12 विधेयक चर्चे में थे, इन 12 में से किसी न किसी एक के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। इसके बारे में हम देखेंगे। इस साल का जो मॉनसून सत्र था 20 जुलाई से 13 अगस्त के दौरान चला है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में कुल 12 विधेयक पारित किए गए हैं, जिसमें कि पहला मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण विधेयक। इसमें वंदे मातरम को राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है, इसी के समान कानूनी संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। फिर अभी जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इसके बाद जो लीक परीक्षा है, पेपर लीक की जो समस्या है, माफ कीजिएगा यहाँ पर लोक परीक्षा लिखा है, लीक परीक्षा संशोधन विधेयक। पेपर लीक, नकल और परीक्षा में अनुचित साधनों पर सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। तीसरा है जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक। जन्म और मृत्यु के देरी से होने वाले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाया गया। इस क्वेश्चन को आगे मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। आप सभी को मालूम है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ करके न्यायाधीशों की संख्या जो 33 थी बढ़ करके 37 हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला लिया जाए तो पहले 33+1 का फॉर्मूला था, लेकिन अब यह है 37+1 का फॉर्मूला, टोटल 38। विनियोग विधेयक, अब ये विनियोग विधेयक क्या है?
तो देखिए, बहुत आसान भाषा में मैं आपको ये समझा देती हूँ। सरकार को कुछ अतिरिक्त पैसा खर्च करना था, मान लीजिए कुछ अलग से पैसे की जरूरत है, तो उस पैसे को सरकारी खजाने से निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी थी। अब इसी मंजूरी के लिए विनियोग संख्या 3 विधेयक लाया गया है, यानी कि सरकार को संचित निधि से पैसा खर्च करने का जो कानूनी अनुमति है, ये देना इसका मुख्य उद्देश्य है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक, अब ये कैसा विधेयक है? इसे भी आसान भाषा में यदि हम देखें तो ये बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ कानून है। बैंक के कागजी और डिजिटल रिकॉर्ड को कोर्ट में एज अ प्रूफ यानी कि सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने से संबंधित है ये। फिर है कराधान और अन्य विधि विधेयक, ये क्या है? तो इसका संबंध टैक्स और डिजिटल पेमेंट से जुड़े कानूनों में बदलाव से है। एमएसएमई विकास विधेयक, ये क्या है? तो एमएसएमई यानी कि छोटे और मध्यम व्यवसायों से जुड़ा ये कानून है और इसमें एमएसएमई की वर्गीकरण सीमा में बदलाव किया गया है। एमएसएमई को मिलने वाली सुविधाओं और जो पेमेंट व्यवस्था है, इसे और बेहतरीन या और बेहतर बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, फिर अगला पॉइंट है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल का। इसके बारे में भी मैं एमसीक्यू में पढ़ा चुकी हूँ। ट्रिब्यूनल यानी कि न्यायाधिकरण एक विशेष निकाय होते हैं जो खास तरह के मामलों का फैसला करते हैं, है ना। तो उद्देश्य है कि मामलों का जल्दी और प्रभावी ढंग से निपटारा हो सके, इसलिए लाया गया। केरल का नाम ऑफिशियली तौर पर केरलम करने का प्रस्ताव लाया गया। फिर एनसीडीसी संशोधन विधेयक, एनसीडीसी यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये विधेयक सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़ा हुआ है। फिर है माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल, ये क्या है? तो आसान भाषा में यदि हम देखें तो ये जो विधेयक है, ये खनिज यानी कि मिनरल्स और खनन यानी कि माइनिंग से जुड़े कानूनों में बदलाव से संबंधित है। इसमें राज्यों द्वारा खनिजों पर लगाए जाने वाले जो टैक्स है, सेस है या लेवी से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है। अब अगला सवाल है, संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, तो इसके तहत 2 साल यानी कि 2 वर्ष से अधिक विलंब पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होगी? अभी जो मैंने आपको यहाँ पर कुल 12 विधेयक बताए हैं ना, इन्हीं में से एक जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक बताया है और इसी से रिलेट करते हुए ये एमसीक्यू ऐड किया है। क्वेश्चन क्या है पहले वो समझा देती हूँ। यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है या किसी व्यक्ति का मरण हुआ है, यानी कि किसी ने तो जन्म लिया या किसी की मृत्यु हुई है, तो उसके लिए जो डेथ सर्टिफिकेट होता है या बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ये बनवाने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें यदि 2 या 2 से अधिक साल से भी अधिक लेट हो रहा है, तो ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए पूछा जा रहा है कि किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसमें प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति कंपलसरी की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मूल अधिनियम जो है जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया गया है। इसमें क्या है कि 1 वर्ष या 2 वर्ष तक यदि सर्टिफिकेट बनाने में विलंब हुआ है, 1 से 2 साल तक, तब कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत होगी। लेकिन 2 साल से अधिक का डिले हो गया है तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति की यहाँ पर आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना है। तो इसे आसान भाषा में यदि हम समझे ना, तो इसका संबंध जो है ये जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को दर्ज करने से है। अगर किसी व्यक्ति के जन्म या मृत्यु के समय ये दर्ज नहीं हुआ है डेटा, तो बाद में उसका जो रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया है, इसे अधिक व्यवस्थित किया गया है ना। तो एक लाइन में यदि हम देखें तो जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड में होने वाली जो गड़बड़ी है ना और फर्जीवाड़ा, इसे ही रोकने के लिए पंजीकरण का जो प्रोसेस है, इसे मजबूत करने के लिए ये विधेयक लाया गया। तो उसके उद्देश्य और आवश्यकता की यदि हम बात करें तो कागजी प्रक्रियाओं को खत्म करके मृत्यु का 100% डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, जिसे विभिन्न सरकारी योजनाओं से कनेक्ट किया जा सके। सवाल चौथा है, संसद में केरल विधेयक 2026 पारित करके केरल का जो नया नाम है, ये करने का प्रावधान किया गया है केरलम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पहले भी हम हालांकि देख चुके हैं। यहां से रिलेट करेंगे आप आर्टिकल नंबर 3। ये संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत प्रस्तुत एक ऐतिहासिक विधायी कदम है, जिसका उद्देश्य है राज्य के नाम को उसकी भाषाई और सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप बनाना। उद्देश्य और आवश्यकता क्या है? तो मलयालम भाषा में राज्य का आधिकारिक नाम सदैव केरलम रहा है और राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था। इसके कारण ये चर्चे में रहा। अब बीते 1 से 1.5 साल में मैंने कुछ बदले गए नामों का डिस्कशन किया है, एक बार रिवीजन करते हैं। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी, राजस्थान के खैरथल तिजारा का नाम भृतहरि नगर,
इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर, करनाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज, पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम भभूत सिंह के नाम पर, कर्तव्य भवन का नाम सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम कर्तव्य भवन किया गया है। भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, फुल्लाबाद का नाम रत्नापुर, बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर, सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर राजादित्य चोलन के नाम पर, राजस्थान की फाय सागर लेक वरुण सागर के नाम पर, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम असगैबीनाथ धाम, ये बिहार में है। अयोध्या धाम जंक्शन का नाम, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन, S-400 का नाम सुदर्शन, पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम, पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर, यूएई के अल-मिनहाज शहर का नाम हिंद शहर, अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई, मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर, सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा, सराय खाले खां ये आपका दिल्ली में है, रामनगर जिले का नाम बैंगलोर दक्षिण और काकसर ब्रिज का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु के नाम पर किया गया है। सवाल 5वां है, निम्नलिखित में किसे बांग्लादेश का 23वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो आंसर यहां से हो जाएगा मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को निर्वाचित किया गया है और बांग्लादेश की राजनीति में लगभग 35 वर्षों के बाद राष्ट्रपति पद को सीधे उम्मीदवारों के बीच मुकाबला देखने को मिला है। राष्ट्रपति पद के लिए है ना, मतदान का अंतर ये रहा है कि ये जो 78 वर्षीय मिर्जा फखरुल है इन्हें कुल 255 वोट मिले हैं, जबकि इनके अपोजिट में जो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे कर्नल ओली अहमद, इन्हें मात्र 88 वोट्स मिले हैं। और पूर्व राष्ट्रपति जो मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू थे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए समय से पहले जो इस्तीफा दिया, इसी के बाद एक नई नियुक्ति आवश्यक हो गई थी। बात की जाए यदि यहाँ से बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ये एशिया महाद्वीप का पार्ट है। संसद का नाम जातीय संसद है। पड़ोसी देश में भारत, म्यांमार है। कबड्डी राष्ट्रीय खेल है। 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश जो है जून के महीने में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बना। ये अपने दशकों के सबसे भीषण मिसाइल्स प्रकोप का सामना कर रहा था। खलीलुर रहमान जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र के अध्यक्ष सितंबर से पदभार संभालेंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। दिनेश त्रिवेदी ऑफिशियली तौर पर बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त बनाए गए। हालिया अपॉइंटेड प्रेसिडेंट की यदि हम बात करें तो पेरू के प्रेसिडेंट है कीकू फुजिमोरी, बेनिन के हैं रमोल्ड वाडगनी, म्यांमार के मिनहांग आइंग, चिली के हैं जोस एंटोनियो कोस्ट, युगांडा के हैं योवेरी मुसेवेनी, अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, मैक्सिको की क्लाउडिया शेनबाम, क्रोएशिया के जोरान मिलोविक, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, श्रीलंका के अनुराग दिसानायके, ताइवान के लाई चिंगते, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, वियतनाम के लुओंग कोंग, इजिप्ट के अब्दुल फतह अल सीसी, साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया के अब्दुल मजीद तैबोने, रवांडा के पॉल कागामे, चाइना के सी जिनपिंग, नामीबिया के नेटुम्बो नंदी नदैतुआ, सूरीनाम के जेनिफर सिमन, सेशल्स के पैट्रिक हरमनी, बोलीविया के रिगो पाज और आयरलैंड के कैथरीन कोनोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की जो 31वीं बैठक है इसका आयोजन किया गया? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की जो 31वीं बैठक है तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पास कोवलम में आयोजित की गई 20 अगस्त को, जिसकी जो अध्यक्षता है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने करी है। इसमें मेजबान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ रहे हैं, मतलब इस परिषद के उपाध्यक्ष और इसके मेजबान भी रहे हैं ये। इसमें कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री, साथ ही पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के उपराज्यपाल और एडमिनिस्ट्रेटर ने पार्टिसिपेट किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केवल इतने ही राज्यों ने क्यों पार्टिसिपेट किया, बाकी राज्यों ने क्यों नहीं किया? तो मैं आपको बता दूं, भारत में ना कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है और अलग अलग क्षेत्रीय परिषद में अलग अलग राज्य आते हैं। इस चार्ट को यदि आप देखें, हालांकि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया सेम यहाँ से इंग्लिश में मेंशन है, इस चार्ट पर नजर डालिए। इंडिया के मैप में जो आपका नॉर्थ वाला हिस्सा है, उत्तरी क्षेत्र जो है नॉर्थ जोन,
इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, नॉर्थ के बाद साउथ जोन की तरफ चलते हैं। साउथर्न जोन जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इसी का तो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद यानी कि ये जो साउथर्न जोन की बैठक है ऑब्वियसली साउथ में ही होगी, तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र की यदि हम बात करें जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें वेस्टर्न जोन की, पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय मुंबई में है और पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कोलकाता में है। इंडिया के मैप में भी तो कुछ यही लोकेशन है। यदि आप इंडिया के मैप में देखें तो ऊपर में दिल्ली है, तो नॉर्थ यानी कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हुआ? दिल्ली में। दक्षिणी क्षेत्रीय मुख्यालय ये आपका हुआ चेन्नई में जो तमिलनाडु में है। इसके बाद वेस्टर्न, वेस्ट की तरफ ही आएगा आपका मुंबई। ईस्टर्न में हमें याद रखना है कोलकाता। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। सेंट्रल जोन आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका हेडक्वार्टर है। अब एक नॉर्थ ईस्ट का यदि याद रखेंगे तो मेघालय का जो शिलोंग है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। अब हर जोन में अलग अलग राज्य आते हैं। जैसे अभी हमने क्या देखा है? अभी हमने देखा साउथर्न जोनल काउंसिल जिसमें जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। सेम नॉर्थ में जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नॉर्थ वाले में दी हम देखें, अच्छा इस चार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आगे भी ऐड करी हूं, उससे समझ लेते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट हम देख चुके हैं, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद पांचवा, यही क्वेश्चन था हमारा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसमें आपके ऊपरी वाले राज्य मैप में शामिल होते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। फिर उसके बाद सेंट्रल की तरफ आएंगे, केंद्र प्रयागराज है, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला एरिया शामिल है। फिर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद वेस्ट की तरफ यदि हम चलें कोलकाता है, तो इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आ जाते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो मुंबई में मुख्यालय है, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव आ जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के राज्य जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न जोन में, जैसे कि सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये जितने भी आपके जोन है और इसमें शामिल राज्य हैं, इसे याद रखने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी यदि आप मैप के थ्रू याद रखेंगे। नॉर्थ वाले राज्यों को उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में डाल दीजिए, साउथ वालों को साउथ में, ईस्ट वाले को ईस्ट में, वेस्ट वाले को वेस्ट में, सेंट्रल वाले को सेंट्रल में और नॉर्थ ईस्ट वाले को नॉर्थ ईस्ट में, जो आपका यहाँ पर मेंशन है। तो कुल मिलाकर के 5 मुख्य क्षेत्रीय परिषद और एक पूर्वोत्तर परिषद की भौगोलिक स्थिति मैंने बता दी है। सवाल नंबर 7वां है, किस राज्य सरकार ने तीसरी संतान के जन्म पर 1 साल का मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव देने की घोषणा करी है? तो तमिलनाडु यहाँ से राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे के जन्म पर 1 साल यानी कि 365 दिन का सवेतन मातृत्व अवकाश यानी कि सैलरी भी नहीं काटी जाएगी और मैटरनिटी लीव 1 साल का रहेगा, ये घोषणा करी है। पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था कि तमिलनाडु में महिला कर्मचारियों को पहले 2 बच्चों के जन्म पर 365 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन जब तीसरा बेबी होता था तब ये केवल 12 सप्ताह यानी कि 84 दिन की थी, तो इसे बढ़ा करके भी अब 1 साल कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है महिला कर्मचारियों का कल्याण, जो न्यू बॉर्न बेबी है इसकी बेहतर देखभाल और राज्य में गिरती जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, इसकी चिंता से निपटना। ये लाभ जो है राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी नियमित जो महिला सरकारी कर्मचारी हैं इन्हें मिल सकेगा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय हैं। हमने कल ही देखा था कि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त करने वाली तामिर भरानी नदी तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिंगापेन पुलिस बल का गठन किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में स्थित है। 2024-25 में भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य यही है। रितिका श्री तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर है। तमिलनाडु के VOC पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। पंबन ब्रिज आप तमिलनाडु से रिलेट करेंगे। किसे मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा रेसलिंग रजिस्ट्रेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? सुमेर सिंह भाटी यहाँ से राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो मंगोलिया की उलान बटोर में आयोजित ये जो UNCCD COP17 है, जिसके बारे में हमने कल देखा था, इस सम्मेलन में राजस्थान के जैसलमेर जिले के पर्यावरण संरक्षण
कार्यकर्ता सुमेर सिंह भाटी को रेजिडेंट रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 दिया गया। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? तो सुमेर सिंह भाटी को ये जो पुरस्कार है, राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, इस क्षेत्र में पारंपरिक चारागाहों, ओरन और सामुदायिक प्राकृतिक संसाधनों के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इनके संरक्षण और बहाली में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। इन्होंने ओरन और गोचर यानी कि वो जो चरने वाली भूमि होती है, इसे बचाने के लिए जैसलमेर से जयपुर तक ओरन बचाओ पदयात्रा का नेतृत्व किया था, जिससे इस विषय पर व्यापक जन जागरूकता यानी कि पब्लिक अवेयरनेस भी फैली थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय रेजिडेंट और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसी के तहत दुनिया भर में रेजिडेंट यानी कि चारागाहों को पुनर्जीवित करने वाले चुनिंदा संरक्षणवादियों को इस प्रतिष्ठित मंच पर सम्मानित किया गया है। सेम फैक्ट यहाँ पर मैंने इंग्लिश में मेंशन किए हैं। किस दिन हर साल वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है? अगस्त महीने की 21 तारीख को, यानी कि ये कल के दिन ही मनाया गया है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। इसका उद्देश्य है वृद्ध लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, समाज में इनके योगदान की सराहना करना और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करना। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने 14 दिसंबर 1990 में इस दिन को मनाए जाने की घोषणा करी थी। वैसे ऑफिशियली तौर पर इसकी शुरुआत 1988 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा किया गया था। 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 4 अगस्त है यूएस कोस्ट गार्ड डे। 6 अगस्त है हिरोशिमा डे। 7 अगस्त है हैंडलूम डे। 8 अगस्त है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 9 अगस्त नागासाकी डे। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। 19 अगस्त है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त है विश्व मिश्र दिवस और सद्भावना दिवस। कविता में उनके योगदान के लिए सरला पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो यहां से आंसर हो जाएगा आशुतोष परिदा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओडिया कविता में योगदान के लिए आशुतोष परिदा को सरला पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया। इनकी कविता संग्रह कथा कहे किसी के लिए। सरला पुरस्कार उड़ीसा के प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है, जो मुख्य रूप से ओडिया साहित्य में उत्कृष्ट कंट्रीब्यूशन को मान्यता देता है। इसकी शुरुआत 1980 में इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने की थी। यह पुरस्कार सरला दास के नाम पर रखा गया, जिन्होंने ओडिशा साहित्य का पहला प्रमुख कवि है, जो कि माना जाता है। रिसेंट के डेज में हमने देखा है अगस्त 2026 में नेपाल की अपनी ऑफिशियली यात्रा के दौरान सेना प्रमुख धीरज सेठ को नेपाल सेना का जनरल मानद पद मिला है। गुरुचरण दास, इन्हें आजीवन स्वतंत्रतावादी पुरस्कार मिला और ये पाने वाले पहले भारतीय बने। ऋषभ शेट्टी को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में प्रेस्टिजियस लीडरशिप अवार्ड इन सिनेमा से नवाजा जाएगा। 4 मैथमेटिशियन है, हांग वांग, यू डेंग, जॉन पार्डल और जैकब सिमरमैन। इन्हें मैथ्स के क्षेत्र का प्रतिष्ठित फील्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। 2025 का हालांकि दिया 2026 में गया है। अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला। ज्ञानपीठ अवार्ड वैरामथु उस्ताद बिस्मिल्ला खां अवार्ड है रणछोड़ लाल गोस्वामी के नाम। ग्रैंड सैंड मास्टर कप सुदर्शन पटनायक। बैंकर ऑफ द ईयर के सत्यनारायण राजू। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अभिलाषा बाराक। ताइवान ट्रैवलॉग के लिए 2026 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है यांग शुआंगजी ने। यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला सूडानी पत्रकार सिंडिकेट को। ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड जोगनपल्ली संतोष कुमार। WWF नेशनल अवार्ड एन अलीम यूसुफ। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड CH श्रीनिवास राव। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कैलाश सत्यार्थी। एबल प्राइज गेल फाल्टिंग्स को मिला। RBI ने अपने केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति करी है? S सोमनाथ यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। S सोमनाथ जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। साथ ही यहाँ पर आनंद महिंद्रा को RBI के केंद्रीय बोर्ड में फिर से डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। S सोमनाथ इसरो के चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। आनंद महिंद्रा ये महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन और भारत के जाने माने बिजनेस लीडर है। RBI का जो केंद्रीय बोर्ड है, ये भारत के केंद्रीय बैंक का सबसे बड़ा फैसले लेने वाला निकाय है। इसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। 12वां सवाल है
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में किस हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मंजूरी दी? तो आंसर ऑप्शन सी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित की जाएगी अब लद्दाख में। इस नई बेंच का मकसद है लद्दाख के दूर दराज और मुश्किल इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को बेहतरीन बनाना। और अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ये जम्मू और श्रीनगर से काम करता है। लद्दाख बेंच एक अतिरिक्त न्यायिक केंद्र बन जाएगा और ये एक एक्स्ट्रा केंद्र बन जाएगा। तो जो केसेस हैं ये दोनों कोर्ट में बट करके आएंगे और काम आसानी से हो पाएगा, केसेस जल्दी निपट पाएंगे। अगस्त 2026 में भारतीय रेलवे ने किस पूर्वोत्तर राज्य में ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण की घोषणा करी? इसका आंसर त्रिपुरा था। आज का सवाल आपके लिए है, FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का उद्घाटन किस देश में किया गया? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।